आओ जी बेटा हेडिंग डाल लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर रिवाइज्ड एएस 3। किसके हिसाब से पढ़ेंगे? रिवाइज्ड एएस 3 के हिसाब से। हमारे कोर्स में किस हिसाब से? इनडायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से है? इनडायरेक्ट मेथड से है। अप्रोक्स से चैप्टर मान के चलो अब 8 नंबर का है। कितने मार्क्स का चैप्टर है ये? 8। 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा 6 मार्क्स का। और ये 6 मार्क्स 2 मार्क्स टोटल कितने हो गए? 8 मार्क्स। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? ये क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा? बोलो, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 34। ये पक्का क्वेश्चन नंबर 34 होगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा, लास्ट चैप्टर से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। 34 क्वेश्चन है। कितने? 34 क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन 6 नंबर का कैश फ्लो से होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या होगी? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। लिखो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, ये कैश के फ्लो को बताएगा। सर कैश के फ्लो को पढ़ना है, इनफ्लो और आउटफ्लो को, तो हम कैश बुक ही पढ़ लेते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। वो सिर्फ ये बता रहा है कहां से पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है। अब हम थोड़े से मैच्योर हो गए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस में किस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है और किस एक्टिविटी में पैसा जा रहा है। सर एक्टिविटी, बिजनेस की 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। दूसरी इन्वेस्टिंग, और तीसरी फाइनेंसिंग। सर क्या होती है ये? तो कोई नहीं, आज की क्लास में धीरे धीरे हमें समझ आने लगेंगी। तो लिखो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज, it is a statement that shows flow of cash, flow of cash, that is inflow and outflow of cash, inflow and outflow of cash during the outflow of cash during the during the during the accounting period, during the accounting period, from the from the different activities, from the from the different activities, from the different activities, that is operating an activity, operating activity, comma investing activity, operating activity, investing activity, और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ध्यान से समझना बेटा, कैश फ्लो के अंदर हम कितनी एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं? 3 एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी है बोलो? पहली कौन सी है? पहली कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। वो एक्टिविटी, क्या आप अपनी बिजनेस की कोर एक्टिविटी करके, आपका कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? कोर बिजनेस एक्टिविटी करके, जिस चीज का आपका बिजनेस है, यदि आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटी से, मतलब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो, यदि उसको बेच के भी आपका कैश का इनफ्लो, मतलब कैश का फ्लो नेगेटिव रहता है, तो भाई साहब आप बिजनेस बंद करें, घर चले जाए। या तो इस बिजनेस में दम नहीं, या आपके बस की नहीं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डे टू डे जनरेटिंग एक्टिविटी से सामान बेचकर भी तुम्हें घाटा हो रहा है, बाकी तो छोड़ ही दो। तो इसका मतलब या बिजनेस में दम नहीं है या आपको नहीं करना आता। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बताती है आपको? कि डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से आपको फायदा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। मतलब कोचिंग की फीस इतनी कम आती है, उससे ज्यादा तो किराया, खर्चे, बिजली का बिल है। इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में भी ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके आपका कैश इनफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो है। तो छोड़ दो, या तो इस इंडस्ट्री में दम नहीं है या आपको पढ़ाना नहीं आता सर, है ना? यही बात होगी भाई। ठीक बात है ना, कि आपको प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में भी आप नेगेटिव हो,
हाँ, किसी और कारणवश से नेगेटिव हो, किसी और कारणवश से मतलब आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने कोई पुराने लोन्स रीपे कर दिए, इस वजह से नेगेटिव हो तो कोई बात नहीं, वो चलता है। पर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से यदि आप नेगेटिव हो तो ये एक सही साइन नहीं है। मैं तो नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा ना इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फ्लो देखने में विश्वास रखता हूं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आओ तो किसकी बात करती है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी? डे टू डे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। सेकंड कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है ये? किसकी बात करती है? ये बात करती है एक्विजिशन एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कि आप पूरे साल में अपनी नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर कर रहे हो या सेल कर रहे हो? आप मुझे बताओ। एक्वायर करने से बहुत आसान चैप्टर है, बस आप देख लो ये करने से पैसा आ रहा है या जा रहा है। यदि आप फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को एक्वायर करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। एक्वायर खरीदोगे, खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो नेगेटिव। और यदि बेचोगे तो पैसा आएगा। आप क्या चाहते हो? आपकी हर साल इस एक्टिविटी से आंसर क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। आप चाहते हो भाई साहब आपकी इनकी 6 फैक्ट्री है, ये चाहते हैं हर साल इनकी फैक्ट्री बिक जाए। बिक जाए या 6 की 7 हो जाए? 7 हो जाएंगे तो पैसा लगे, पैसा आएगा, पैसा जाएगा? पैसा जाएगा। इस एक्टिविटी से कोई पॉजिटिव नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता इससे पॉजिटिव हो, मैं चाहता हूं इससे मैं क्या रहूं? हमेशा नेगेटिव रहूं। मेरा बिजनेस बढ़े, बिजनेस बढ़ेगा तो मुझे एसेट्स खरीदनी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो उन सब में पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। क्लियर है? तो इस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से क्या चाहते हो? आंसर क्या है? पॉजिटिव। ये कमाई का, ये इनकम को शो कर रहा है, और इससे यदि पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो मुकेश अंबानी की नेगेटिव है, हर साल किसी नए प्रोजेक्ट में, नए बिजनेस में पैसा लगाता है, और अनिल अंबानी की आजकल ये पॉजिटिव चल रही है। वो हर साल कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आ जाता है कि भाई साहब यदि इस बार ये पेमेंट ना करी ना इस कंपनी की तो सीधा जेल है। तो फिर वो अपनी कोई ना कोई एसेट बेच देता है और उसको पे ऑफ कर देता है। तो उसकी क्या चल रही है आजकल? अच्छी खासी पॉजिटिव चल रही है, उसकी एसेट्स बिक रही हैं। और बड़े वाले भैया की ये सब क्या चल रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव चल रही है। इनके पास पैसा, इनका पैसा जा रहा है। कभी किस वेंचर में पैसा लगाते हैं, कभी किस वेंचर में लगाते हैं। अभी इन्होंने क्या खरीद ली? कैंपा कोला। क्या ले ली इन्होंने? कैंपा कोला। और इस दिवाली तक आपको पेप्सी कोक से ज्यादा ऐड किसकी दिखेगी? कैंपा कोला की। और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें इन्होंने पैर रख दिया, और अच्छी बात भी है। मेरे पापा गुस्सा करते हैं, मैं कहा गुस्सा करने वाली बात ही नहीं है, ऐसे कोई देश का ही आदमी है ना, जब वो बाहर वाले पिला रहे थे तब भी तो पी रहे थे, ये पिलाएगा तब भी पी लेंगे। ठीक है, तो कम से कम पैसा तो इंडिया में ही है हमारा। ठीक है, एक्विजिशन एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। बताओ क्या करने से पैसा आएगा? बोलो। प्लस क्या करोगे इसमें? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और माइनस कब होगा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। मतलब फिक्स एसेट्स वही नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्लस इसमें क्या आएगी? रिटर्न इनकम। क्या आएगी बेटा? रिटर्न इनकम। आप इन्वेस्टमेंट कहां करते हो बताओ? सर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे, सर आप डेट्स में इन्वेस्ट करोगे, सर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे। इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड रिसीव होगा। डिविडेंड क्या होगा? डेट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? रेंट रिसीव होगा। और इन सब से पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लो, प्रेफरेंस शेयर खरीद लो, डिबेंचर खरीद लो, कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, मतलब आप हर महीने अपने किराएदार को पैसे दे के आते हो, लेके आते हो? देके तो नहीं आते कभी। पैसे कर दो, ठीक है चलो हमारे घर रह भी लो और हमसे 10,000 रुपये महीना लेते भी रहना, है ना? ऐसे नहीं ना। मतलब क्या होगा? इन सब से पैसा
आएगा, हम कह रहा हमको भी किराए पे रख लो। डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव, इन सबसे पैसा आएगा तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और खरीदने से पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। और सेल से पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। अब इसको नेट कर लेंगे। नेट करने पे क्या होगा सोचो, यदि पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे, कैश जनरेटेड, और नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे, कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ या ना। ये किसकी बात करी हमने, बैलेंस शीट की एसेट साइड की, बैलेंस शीट की एसेट साइड की। अब लास्ट एक्टिविटी कौन सी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्या कहती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि आपने इस साल में डेट्स और इक्विटी को कितना रेज्ड एंड रीपेड किया है। रीपेड मतलब रिडम्पशन। फाइनेंशियल एक्टिविटी किसकी बात करती है बोलो, रेज एंड रिडम्पशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि आपने पूरे साल में कितनी फंडिंग रेज करी है और कितनी फंडिंग रिडीम करी है। ये दोनों ही ठीक है बेटा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है कि किसी का पॉजिटिव भी हो किसी का नेगेटिव भी हो। एक ग्रोइंग फर्म का, एक जो कंपनी ग्रो कर रही है उसका नेगेटिव होगा। काहे सर, ग्रोथ के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है ना, वो प्रॉफिट से कहीं गुना ज्यादा चाहिए होता है। एक बिजनेसमैन का विजन बहुत बड़ा होता है और उस विजन के लिए उसको लोन्स लेने पड़ते हैं। नेगेटिव हुआ ना, हाँ पॉजिटिव हुआ। हाँ जी, नहीं मैं कह रहा हूं कि मेरी बात समझो, मुझे लगता है कि मुझे अगले साल तक बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना है और प्रॉफिट हुआ भाई साहब 2 करोड़ रुपए, और नए बिजनेस के लिए और बड़े बिजनेस के लिए चाहिए 10 करोड़ रुपए, तो 8 करोड़ रुपए की आपको फंडिंग चाहिए ना। 8 करोड़ की फंडिंग कहां से आएगी, आइदर डेट से और इक्विटी से। तो जो ग्रोथ फर्म होगी उसका ये हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। क्या रहने वाला है, पॉजिटिव, क्योंकि वो फंडिंग रेज करेगा। और जो स्टेबल फर्म होगी, क्या होगी, स्टेबल फर्म होगी, जिसको अब आगे ग्रोथ नहीं करनी, या वो भी 2-4 साल ग्रोथ करने के मूड में नहीं है, तो वो क्या करेगी अपने प्रॉफिट का, बोलो, वो अपने प्रॉफिट से पुराने लोन्स को रिडीम कर देगी, पुराने लोन्स को, सो दैट कि उसकी लायबिलिटीज कम हो जाए, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कम हो जाए। रेशियो पढ़ा ना भाई, अपना उधार चुका देगी तो कल से ब्याज देने की जरूरत नहीं है। मैंने 10 करोड़ के डिबेंचर रेस किए थे, 10 करोड़ के 10 साल के लिए, 2 साल में इतना प्रॉफिट कमा लिया कि अच्छा खासा पैसा आ गया। तो मैं कह, इनको रख के फायदा क्या, प्री मैच्योर कर दो ना। आप डिबेंचर होल्डर को आज ही बोलो कि भाई काम करो, 100 के 105 ले जाओ, अगले 8 साल अपने डिबेंचर बाय बैक कर लो मार्केट से। क्या क्या कर लो, अपना डिबेंचर वापस खरीद लो, लोन रीपे कर दो। जैसे आप अपने लोन को प्री क्लोजर नहीं करा देते, प्री क्लोजर का मतलब क्या है कि मेरे पास पैसा आ गया, पकड़ो भैया पैसा, कल से ब्याज नहीं दूंगा, बस। अब क्लियर है। तो क्या करोगे, रेस करने से पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, और रिडीम करने से पैसा, तो प्लस क्या करोगे, रेजिंग ऑफ डेट्स एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी से पैसा रेस करोगे तो प्लस करोगे, और माइनस क्या करोगे, रिडम्पशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इन सब में पैसा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो रेजिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी प्लस हो गया, और रिडम्पशन ऑफ डेट एंड इक्विटी क्या हो गया, माइनस, क्योंकि इन सब से पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश। अच्छा बात बताओ, यदि आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रखे हैं, आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड इशू कर रखे हैं, तो कैसे इशू कर रखे हैं आप, उनको बदले में क्या देते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड देते हो ना, इंटरेस्ट और, तो माइनस क्या करोगे इसमें से, सर्विस कॉस्ट। क्या माइनस करोगे, इक्विटी को क्या दोगे, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या दोगे इसको, डिविडेंड, पैसा जाएगा। और डेट्स पे क्या दोगे, डिवेंचर का, डेट्स का मतलब क्या हो गया,
डेट्स का मतलब हो गया लोन्स एंड डिबेंचर्स। लोन्स एंड, इनको क्या दोगे सर? इनको इंटरेस्ट दोगे। क्या दोगे इनको? इंटरेस्ट। तो बताओ इनसे पैसा आएगा कि जाएगा? बोलो, आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। ब्याज दोगे, डिविडेंड दोगे, तो इन सब में पैसा आपका जाएगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसकी बात करती है? रेजिंग एंड रिडम्पशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। और ये किसकी बात करती है? एक्विजिशन एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा प्लस, खरीदोगे तो पैसा जाएगा माइनस। और रिटर्न इनकम में क्या मिलेगा? यदि इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, डेट में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा? रेंट। पैसा आ रहा है प्लस करेंगे। और इक्विटी, आप अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो उसको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। और एक ऐसी एक्टिविटी है, क्या करेंगे इसमें से? माइनस। आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर, बॉन्ड, बैंक से लोन ले रखा है तो आपको उस पर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो क्या करोगे? माइनस। अब यदि इनसे आंसर क्या आया पॉजिटिव तो क्या बोलोगे? कैश जनरेटेड। नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे? कैश यूज्ड इन कौन सी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट किसी को इसमें? तो दो एक्टिविटी तो हमें समझ आ गई, कौन कौन सी? नहीं, ऑपरेटिंग नहीं आई अभी। ऑपरेटिंग तो बस बता दिया कि कौन सी होती है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले इन दोनों पे दोबारा से एक बार चर्चा कर लेते हैं। किस किस पे? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे। किस पे? इन्वेस्टिंग पे और फाइनेंसिंग पे। जी पेंगे नहीं सर, नहीं, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलो ध्यान से समझे बेटा। आओ इन्हीं के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आपको ये समझ आ गया तो बात समझते हैं। मेरी कंपनी है एक, मैं उस कंपनी के शेयर्स इशू कर रहा हूं। कैसी एक्टिविटी है? मैं किसी और कंपनी के एक इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं। कैसी? मैं बैंक से लोन ले रहा हूं, मैं बैंक में जाके एफडी करवा रहा हूं, मैं किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, मैं अपनी कंपनी के जो डिबेंचर इशू कर रहा हूं उस पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। क्या होगा? फाइनेंसिंग से माइनस होगा। फाइनेंसिंग से पैसा जा रहा है। पैसा, मैंने जिस कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड खरीदे थे उस कंपनी से मुझे ब्याज मिल रहा है। प्लस या माइनस? ऐड। मैं अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दे रहा हूं। लेस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने जिस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे थे उस कंपनी ने मेरी कंपनी को डिविडेंड दे दिया। क्या? प्लस या माइनस? प्लस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दोस्त डाउट क्लियर हो गए सारे के सारे? ठीक है। यदि हम अपनी कंपनी की डेट इक्विटी इशू कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग, और उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड देना भी फाइनेंसिंग। और यदि हम किसी और कंपनी के डेट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग, और उस पर मिलने वाली इनकम भी रिटर्न इनकम। तो तीन मेन एक्टिविटी है बिजनेस की। क्या? ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग, तीसरी फाइनेंसिंग। सर एक बात बताओ, इसको समझने की जरूरत क्या है? हम सीधा पी एंड एल अकाउंट से नेट प्रॉफिट देखते हैं और हम समझ जाएंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सर मेरी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 2 करोड़ रुपए का वो प्रॉफिट पड़ा है जो मेरे को पिछले साल अपनी एक इन्वेस्टमेंट को बेच के मिला है। तो क्या आप मेरी सही प्रॉफिटेबिलिटी की, सही परफॉर्मेंस की जजमेंट कर पाओगे? मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं मेरी बैलेंस शीट, मेरे इनकम स्टेटमेंट में, पी एंड एल में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में 2 करोड़ का प्रॉफिट पड़ा है। कितने का प्रॉफिट पड़ा है? 2 करोड़। और 2.5 करोड़ का मुझे इस साल प्रॉफिट हुआ है। अपनी पिछले साल की कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट हुआ है 2.5 करोड़ का। उसको बेच के 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, और नेट में प्रॉफिट 2 करोड़। इसका मतलब जरूर मुझे 50 लाख का क्या हुआ होगा? लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके, बिजनेस करके, व्यापार करके, धंधा करके 50 लाख का घाटा कमाया है।
और बुक्स में कितना खड़ा है, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट। वो तो एक्सीडेंटली एक इन्वेस्टमेंट बेची और उससे प्रॉफिट आ गया। कभी 1990s के टाइम पे कोई लैंड परचेस करी थी गुड़गांव में, है ना, वो एग्जांपल है हमारा। अब 2022 में 20 करोड़ की बेच दी, बिल्कुल एनएच हाईवे से बिल्कुल पास में निकल आया प्लॉट हमारा। हमने तो खेतों में ली थी, अब उसके पास से क्या निकल आया, NH 24। बढ़िया भाई साहब, हाईवे है, हजारों की जमीन करोड़ों की हो गई। तो वो सारा प्रॉफिट उठा के P&L में क्रेडिट करा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो क्या ये सही जजमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस को देखना? तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखूंगा, मैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देखूंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या है, इनफ्लो ऑफ कैश है या आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है? इनफ्लो ऑफ कैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या लिक्विडिटी, मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है और लिक्विडिटी भी है, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बता रही है, बोलो, कि आप अपनी फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें या उसको सेल कर रहे हो। आपकी हर साल, देखो समझना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब समझाओ, इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, एसेट्स बेच दी। इसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फंड्स रेज की हैं और दोनों से इसके लॉसेस को कवर कर रहे हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब मैं अपने बिजनेस के लॉसेस को, ऑपरेटिंग खर्चों को कवर करने के लिए अपनी एसेट्स बेच रहा हूं और बाजार से फंडिंग रेज कर रहा हूं। ठीक है, अब समझो, ये अच्छी सिचुएशन है कि बुरी सिचुएशन है? ये पॉजिटिव है अच्छी खासी, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सपेंशन मोड पे है कि खुद भी कमा रहे हैं, बाजार से भी उठा रहे हैं और इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस के स्ट्रक्चर को बड़ा कर रहे हैं, एक फैक्ट्री से 2, 2 से 10 कर रहे हैं। और क्या, जब बेटे बिजनेस चलता है तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, पूछ ले, गांव से आए थे, आज 100 करोड़ के मालिक है पिछले 20 साल में। कैसे? बिजनेस करके ना, एफडी करा के तो नहीं। एफडी तो नहीं होती 2 करोड़ की 10 करोड़ होती है। क्या है, सबसे बड़ी ताकत किस में है? बिजनेस में। और सबसे ज्यादा काम सबसे बढ़िया दोस्त में, वो रेडी लगा रहे थे, 5,000 की सब्जी लाया, कितने की बेचती? 8,000 की, रोज के 3,000, 5,000 लगा के। ठीक है, तो बेटा यही काम करना है आधी क्लास में। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया? नोट कर लो इसे एक बार। हाँ जी, आओ बेटा एक बार फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैश फ्लो का फॉर्मेट है पूरे का पूरा। पेपर में जनरली बच्चे क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटी का अलग अलग सॉल्व करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। मैं आपको बड़ा यूनिक सब तरीका सिखाऊंगा काम करने का, जिसमें एक ही बार में पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा और सही मैच भी हो जाएगा। नहीं तो जनरली मैच भी नहीं होता बच्चों से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, क्वेश्चन नंबर 34 होगा ये। और जब मैच नहीं होता ना, तो बच्चा जब पेपर देके उठता है उसको बड़ा बुरा लग रहा होता है, यार आखिरी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ। और बड़ी खुशी होती है जब उसका आखिरी क्वेश्चन 34th क्वेश्चन कैश फ्लो क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। कैश फ्लो का क्वेश्चन आपने सही किया है गलत किया, आपको क्लास में क्वेश्चन करते ही समझ आ जाएगा कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, आओ ध्यान से समझे क्या है। तो ऐसे लिखते हैं सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना रहे हैं, एज पर रिवाइज्ड AS3 से। किसके हिसाब से बना रहे हैं? रिवाइज्ड AS3 के हिसाब से। बाय कौन से मेथड से बना रहे हैं? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड हमारे कोर्स में कब पढ़ेंगे? सेकंड ईयर में और सीए इंटर में वहीं पढ़ेंगे। फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल की कैश फ्लो बना रहे हो? 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट। पर्टिकुलर्स, दोबारा से बोलता हूं, in the books of Dash Limited, cash flow statement as per revised AS3 by the indirect method for the year ended 31 March 2022. Particulars, detail, amount. Particulars, detail, amount. कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं पहले हम? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि इसका रट्टा मार लो, और आज मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक बार आज याद कर लो, आज याद कर लो। अगली क्लास में इसके 5 क्वेश्चन करेंगे बेसिक। उसके बाद मैं आपको कौन सी एक्टिविटी समझाऊंगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लॉजिक समझाऊंगा।
यदि अभी लॉजिक समझाऊंगा ना मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, आपको मजा नहीं आएगा, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे मेरी बातों को। और यदि मैंने एक बार क्या कर दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको याद करवा दी, 5 क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद जब मैं समझाऊंगा ना कि मैंने इन चीजों को क्यों प्लस किया, क्यों माइनस किया, इसके पीछे का लॉजिक या कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप समझ भी पाओगे और उसको कनेक्ट भी कर पाओगे कि हाँ सर हमने यही किया और ऐसे ही किया। तो इसलिए आज की क्लास में और अगली क्लास में मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। आज सिर्फ हम फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। फॉर्मेट को क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। हालांकि लर्न करने वाली कोई चीज है नहीं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हाथ से करोगे, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट पूरा दिमाग में छप जाएगा। तो किससे शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू करते हैं, पी एंड एल अकाउंट से। किससे शुरू करते हैं, भाई प्रॉफिट पड़ा कहां है, प्रॉफिट तो पी एंड एल में पड़ा है। इसे इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखें बंद करो, ट्रेडिंग बनता है, पी एंड एल बनता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता है, हाँ या ना। ट्रेडिंग बनता है, पी एंड एल बनता है, पी एंड एल। आप उल्टा चलो, नीचे से शुरू हो जाओ, नीचे से शुरू हो जाओ, थोड़ा सा इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं, नीचे से शुरू हो जाओ और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, आप याद करो, अभी हमने पीछे रेशियोज पढ़ी है, क्या पढ़ी है, रेशियोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ी थी, सेल माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस किया, क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या दे दिया होगा, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया होगा, रिजर्व्स बना लिए होंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है ना, मैं वहां से कहानी शुरू कर रहा हूं, उल्टी कहानी शुरू कर रहा हूं, और जो जाने की कहां कोशिश कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। कहां तक जाने की कोशिश कर रहा हूं, आंखें बंद करो, पी एंड एल अकाउंट बिल्कुल नीचे आ जाओ। क्या होगा पी एंड एल अकाउंट में, सोचो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस टैक्स में से क्या माइनस किया होगा हमने, रिजर्व्स माइनस कर दिए होंगे, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया होगा, वो जो प्रॉफिट इन हैंड कंपनी के पास बचा है, मैं उस प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं और नीचे से ऊपर जा रहा हूं, उल्टा करते हुए। करो उल्टा, पी एंड एल अकाउंट खोल लो आंखें, ऐसे मतलब कुछ तो खो ही गए, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट, एड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आपने प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे ऐड बैक कर लो। क्या कर लो उसको, जो आपने जनरल रिजर्व और अदर रिजर्व बनाने में प्रॉफिट्स एलोकेट कर दिए, उसे भी ऐड बैक कर लो। और जो आपने प्रोविजन बनाने के लिए टैक्स किया है, जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसे भी ऐड कर लो। तो ये आप कहां पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोबारा से सुनो, प्रॉफिट था, सबसे नीचे वाला प्रॉफिट था, उसमें ऐड करो जो आपने प्रपोज और इंटरिम डिविडेंड दिया, उसे ऐड करो। पहली बात तो दिया नहीं, कुछ और होता है, जो डिविडेंड दिया उसे ऐड करो। जितने रिजर्व्स बनाए, रिजर्व बनाओगे तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, आप उसे भी ऐड बैक कर लो। जो आपने भारत सरकार को टैक्स देने के लिए, जो आपने भारत सरकार को जो रिजर्व्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं जो, उसे भी क्या कर दो, ऐड कर दो। सॉरी, जो आपने भारत सरकार को टैक्स देने के लिए प्रोविजन बनाया, जो आपने भारत सरकार को टैक्स देने के लिए प्रोविजन बनाया, उसे भी क्या कर लो। ये आप कहां पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। किस में पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर। अब जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस है, कौन से, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस, उसे ऐड बैक कर लो। क्या कर लो उसे, और जितनी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम है, उसे क्या कर दो, हटा दो, एलिमिनेट कर दो। तो आप कहां पहुंच जाओगे, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज पे। किस पे पहुंच जाओगे, तो पहला पड़ाव क्या है, पी एंड एल, पहला क्या है, ऐड क्या करा उसमें बताओ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ऐड करा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, क्या ऐड करा, कहां पहुंच गए, प्रॉफिट बिफोर। ऐड क्या करा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस, किसको ऐड कर लिया, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड, वो खर्चा ऐड कर लिया जो नॉन ऑपरेटिंग है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, और ऐसा खर्चा जिसकी वजह से जेब से पैसा भी नहीं गया। उसने मेरे प्रॉफिट को तो कम किया, पर मेरे कैश को तो कम नहीं किया। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन पी एंड एल में डेबिट हुआ, उसने आपके प्रॉफिट को तो कम कर दिया, कि जेब में पड़े पैसे को भी कम कर दिया, नहीं ना। ये मैंने एक बार एसेट खरीद ली, अब इस पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। ये मेरे प्रॉफिट को तो कम कर रहा है, पर मेरे जेब में पड़े पैसे को कम,
इसलिए वो खर्चे जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो चुका है उसे मैं वापस ऐड बैक कर रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड एक्सपेंस। सर क्या आता है इसमें, आपने कुछ लिखा तो है, इसमें आता है, बोलो दिल पे। क्या आता है? दिल पे। दिल पे क्या आता है? दिल पे। डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सर आई फॉर, लिखो लिखो लिखो, डी फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। depreciation and amortization. Sir, I for interest on debts. Interest on debts. Interest on debts. आगे L for loss on sale of. Loss on sale of fixed assets or non-current investments. Next, P for premium payable on redemption of प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। और ये भी पता है कब होगा? इफ इट इज नॉट राइट ऑफ फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आज आप जब मेरी बात को सुनते हो ना तो मोर ओवर बच्चा इसको सही से कनेक्ट कर पाता है। मेरी बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। डिबेंचर 100 का था, 110 में रिडीम करा, तो वो जो 10 रुपए का लॉस है, 10 रुपए का क्या है? लॉस। उस 10 रुपए के लॉस को क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। पहले कहां से करोगे? और सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं होगा तो कहां से करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। ये यहां प्लस तभी होगा जब ये स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ हुआ होगा। यदि वो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही चला गया होगा तो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि इसने मेरे प्रॉफिट को कम तो किया ही नहीं होगा। क्या मेरे लॉजिक को समझ पा रहे हो? दोबारा से समझाऊं या समझ आ गया? पक्का? ठीक है, आगे। सर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम, ऐसे इनकम जो कैश भी नहीं है या जिसका मेन बिजनेस कोर एक्टिविटी से कोई लेना देना, तो ऐसी इनकम्स ने आपके प्रॉफिट को क्या कर रखा है? तो उसको हटाओ ना यहां से। हम क्या जानना चाहते हैं? काका जी बिजनेस करके क्या कमाते हैं? काका जी ये तुम्हारी बड़ी इनकम है, लड़के की बहुत इनकम है, ये करता क्या है? कि कुछ नहीं करता तो भी 2 लाख की इनकम है। नहीं करता क्या है तो बताओ। और जो करता है उससे क्या कमाता है? छोड़ दो। आपको आता होगा इंटरेस्ट, आपको आता होगा डिविडेंड, होंगे आपके पास 500 भैंसे, 2-4-5 ट्रैक्टर होंगे, 10 बीघा जमीन, 10 किले जमीन होगी, छोड़ दो उसको यार। करते क्या हो ये बताओ, और जो करते हो उससे कमाते क्या हो ये बताओ। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपकी इनकम में से एलिमिनेट कर दो, अपने प्रॉफिट में से एलिमिनेट कर दो कौन सी इनकम? जो नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन फंड इनकम है। क्या है सर ये है IRDP। क्या है ये? IRDP। सर आपको इंटरेस्ट आता है, सर आपको रेंट आता है, सर आपको डिविडेंड आता है, ये तीनों आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। भाई साहब बिजनेस करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, हमारे को इंटरेस्ट आना, रेंट आना, डिविडेंड आना कैसी इनकम है? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? रखें या हटा दें? हम कहां तक पहुंचना चाहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तक। कहां तक पहुंचना चाहते हैं? तो इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड। तो मैंने क्या लिखा था? IRD लिखा था ना। क्या IRD? इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव, माइनस करेंगे यहां से। यहां से क्या करेंगे? माइनस। और P क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का क्लियर है? आओ जी आगे चले। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहां तक तो फिर भी लॉजिक समझ आ गया। एक बार फिर से याद करते हैं कि हमें याद हुई या नहीं हुई। देखो याद हुई। P&L एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या आता है एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ऐड हो गए। फिर ऐड करेंगे जो हमने इस साल प्रोविजन बनाया है टैक्स देने के लिए। सर प्रोविजन बनाया है, दिया थोड़ी ना। दिया है क्या? प्रोविजन बनाने से प्रॉफिट तो कम हो गया पर जेब से पैसा नहीं गया। जेब से पैसा नहीं गया। जब जेब से पैसा ही नहीं गया तो फिर हम उसे लेस हो रखा है तो ऐड बैक कर लेंगे वापस।
ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर। ऐड क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंसेस। क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंसेस? दिल पे। क्या याद रखोगे? दिल पे याद रखो, अपने आप याद आ जाएगा। डी फॉर आई फॉर इंटरेस्ट, एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ। ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम को क्या कर दोगे? लेस, एलिमिनेट कर दोगे, बाहर भगा दोगे। क्या क्या होती है? IRDP। क्या? इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी एंड नॉन करंट। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके नीचे की बात बेटा मैं अभी नहीं बता रहा, इसका बहुत अच्छा लॉजिक है, और वो लॉजिक मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता। अभी सिर्फ लर्न कर लो, याद कर लो। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कुछ याद नहीं करवाऊंगा, हर चीज का लॉजिक है, समझाऊंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं समझाऊंगा, पर अभी सही वक्त नहीं है समझाने का, सही वक्त आने पे समझा दूंगा। तो क्या है बेटा? क्या करेंगे? इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन। ये प्लस होगा और माइनस होगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूं, मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया था। करंट लायबिलिटी सीधी चाल चलेगी। करंट लायबिलिटी सीधी चाल चलेगी, बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। करंट एसेट उल्टी चाल चलेगी, बढ़ेगी तो माइनस, घटेगी तो प्लस। सर ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? हर चीज का लॉजिक पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना के समझाऊंगा, पर टाइम आने में, थोड़ी से देर में। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यहां तक याद हो गया? ये जो आएगा इसमें से इस साल कौन सा टैक्स दिया होगा? इस साल वाला है पिछले साल वाला? पिछले साल वाला। इस साल वाला टैक्स तुम कब देंगे? अगले साल। इस साल का टैक्स कब देंगे? और इस साल कौन सा दिया होगा? पिछले साल वाला। तो माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। तो इससे जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ए। नीचे स्पेस नहीं था, दिख नहीं रहा होगा। ये क्या है? ए क्या है? कैश जनरेटेड। क्या है बेटा? ए क्या है? पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड। नेगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बेटा? क्या लिखेंगे इसको? क्या है? पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे? कैश। नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई डाउट किसी को यहां तक? आगे चले। सेकंड कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर किससे रिलेटेड है ये? किससे रिलेटेड है ये बताओ? नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट। किससे रिलेटेड है बोलो? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, लॉजिक लगाते हैं। आप जब भी नॉन करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट को, बिल्डिंग को, मशीन को, फर्नीचर को, एफडी को खरीदोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? तो लेस परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब भी आप अपनी फिक्स एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, लैंड को, बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को, मशीन को बेचोगे तो पैसा प्लस। सर जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पे आपको क्या मिलने वाली है? रिटर्न इनकम। क्या मिलने वाली है? जैसे इक्विटी में मैंने कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उन कंपनीज से मेरे को हर साल क्या आता होगा? डिविडेंड रिसीव। सर मैंने कुछ बैंक्स में एफडी करा रखी है, कुछ कंपनी के डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? सर मैंने कुछ प्रॉपर्टीज भी खरीद रखी है, तो मुझे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। एक चीज देख रहे हो? पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। अब ध्यान से नोट मत करो, एक बार सिर्फ बोर्ड पे देखो। इसकी डबल ट्रीटमेंट हो रही है, देख रहे हो? स्टार आइटम है। क्या है ये? स्टार आइटम। क्या है ये? स्टार आइटम। देखो क्या हो रहा है इसके साथ? पैसा आ रहा है, पैसा इनफ्लो ऑफ कैश ऐड हो गया। कैसी इनकम है ये? ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग? इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या हो गया था? देखो IRDP, इसे बोलो स्टार वन। क्या बोलो इसे? और यहां बना दो स्टार वन। इसका मतलब इसका डबल इंपैक्ट हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? समझो, यदि मैंने बैंक में एफडी कराई, मैंने बैंक में, मुझे क्या मिला? ब्याज, पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दो। कैसी इनकम है? इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा है। हटाओ उसको, हटाओ। कहां जाके हटा दो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके IRDP में से, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम में से उसको हटा दो। हाँ या ना? इतनी बात समझ आती है? तो मैं भूल गया, मुझे याद कराओ एक बार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है? नॉन करंट एसेट और इन्वेस्टमेंट को खरीदोगे तो पैसा जाएगा, माइनस बेचोगे तो पैसा प्लस, उसके बाद
रिटर्न इनकम ऐड होगी। रिटर्न इनकम क्या होगी? क्या रिटर्न इनकम? प्रॉपर्टी का रेंट, डेट का इंटरेस्ट, इक्विटी का डिविडेंड। आ गया आंसर। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे? कैश जनरेटेड, और नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे? इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कहलाएगा बी। क्या कहलाएगा ये? बी। क्लियर है? थर्ड कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी है बोलो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। किससे रिलेटेड है? डेट और इक्विटी से। किससे बेटा? डेट और किससे? डेट से और कोई डाउट यहां तक किसी को? किससे रिलेटेड है? डेट और। तो आप बताओ, जब भी कोई कंपनी अपनी कंपनी के, जब भी कोई कंपनी अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करेगी तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। रेस करने से पैसा आएगा, रीपे करने से पैसा जाएगा। सिंपल सा फंडा है। चैप्टर में ना समझ आए ना तो बस एक बात का ध्यान रखना, पैसा आ रहा है या जा रहा है। पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जा रहा है तो माइनस। अब अकड़ बकड़ कर लो। अकड़ बकड़ 80 90 100 में लगा, चोर निकल के फाइनेंसिंग में आएगा। किस में आएगा? किस में आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा। किस में आएगा? फाइनेंसिंग में। हो सकता है तुक्का चल जाए। और एक बात बता दो भैया, पक्का आंसर मैच कर जाएगा भाई। प्लस करना था, प्लस ही किया है, चाहे ऑपरेटिंग में कर लो, चाहे इन्वेस्टिंग में कर लो, चाहे फाइनेंसिंग में। देखो आप समझ रहे हो? कहने का भाव ये है कि गलत भी करोगे तो क्या होगा? ठीक होगा। बस आपको ये समझ आ जाए कि ये काम करके इस चीज से पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे बाकी मजाक वाली बात है, 2-4 क्वेश्चन करके याद हो जाएगा कि कौन सी चीज कहां पे आती है। ठीक है? ठीक है, आ जाओ। रेजिंग ऑफ बैंक लोन। रेजिंग ऑफ बैंक लोन क्या मतलब है इसका? बैंक लोन से पैसा रेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? बैंक से लोन लोगे तो पैसा आएगा जाएगा? हाँ लोन लिया है ना तो पैसा आएगा। आगे माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन सब में पैसा आएगा कि जाएगा? तो क्या लिखा? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, पैसा जाएगा। 2 पॉइंट और लिख लो, मैं लिखने भूल गया। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर वापस खरीद लोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, माइनस। प्रीमियम दोगे? प्रीमियम, प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, पैसा आएगा कि जाएगा? माइनस। 2 चीजें मैं लिखनी भूल गया इसमें, क्या क्या? बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब में भी पैसा जाएगा। हाँ अभी करेंगे। चले आओ जी। अच्छा, आपने अपनी कंपनी के की इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, बॉन्ड इशू करे, उस पे आपको क्या देनी पड़ेगी? सर्विस कॉस्ट। क्या देनी पड़ेगी? सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट बच्चे को कई बार लगता है कि सर्विस कॉस्ट का क्या मतलब है। भाई देखो, कुछ लोगों को ना ब्याज वर्ड गंदा लगता है। ब्याज ले रहे हो, ब्याज दे रहे हो। नहीं, ब्याज नहीं है, रेंट ऑन कैपिटल है। रेंट ऑन, आप अपना घर किसी को किराए पे देते हो रहने के लिए, तो वो आपको बदले में क्या देता है? किराया। उसी प्रकार से आप अपना पैसा किसी को किराए पे दे देते हो तो वो आपको क्या दे रहा है? रेंट ऑन कैपिटल। यदि किसी को अच्छा ना लगे कि भाई ब्याज, जैसे हमारे कुरान शरीफ में लिखा है कि ब्याज हराम है, मतलब जितने भी मुस्लिम्स होते हैं ना वो ब्याज नहीं लेते। नहीं मतलब वैसे एक बात है, हम तो ये लोग इन लोगों में ब्याज को हराम माना जाता है कि ब्याज नहीं लेना। इनफैक्ट इनके अकाउंट में जितना ब्याज ऑटोमेटिकली आ भी जाता है ना, ये उसको डोनेट कर देते हैं, ये ब्याज का पैसा यूज नहीं करते। और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे इनका। वो बोलते हैं कि ब्याज लेने से ना आप सामने वाले के साथ गलत कर रहे हो। यदि आप उससे ब्याज मत लो, आप उसको ब्याज लो दो मत, हिस्सेदारी कर लो उसके साथ। यदि किसी को व्यापार के लिए पैसा चाहिए ना तो आप ब्याज पे लोगे तो बेचारे को प्रॉब्लम होगी ब्याज देने में। आप उसको पैसा दे दो और उसके बिजनेस की क्या खरीद लो? हिस्सेदारी।
तो वो पार्टनरशिप्स में बिलीव करती है कुरान शरीफ, ना कि ब्याज पे देने में लेने में। तो उसी प्रकार से हम इसको ब्याज नहीं कह रहे हैं, हम इसको क्या कह रहे हैं, रेंट ऑन कैपिटल। भाई किराया ही तो ले रहे हैं, मेरा पैसा था, मैंने यूज नहीं किया, मैंने तेरे को यूज करने के लिए दे दिया, अब तू मुझे क्या देगा, रेंट देगा इस कैपिटल पे। हम घर भी तो किसी को यूज करने के लिए देते हैं कि मेरा 4 BHK है, मैं 2 BHK यूज नहीं कर रहा, भाई तू ले ले दो रूम, उसका मुझे क्या दे दे, रेंट दे दे, तो हम रेंट ही तो ले रहे हैं। उसी प्रकार से सर्विस कॉस्ट है, सर्विस किस चीज की सर्विस है, जो आपने डेट रेस करे उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, और जो आपने इक्विटी रेस करी उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इससे आंसर क्या आएगा, यदि आंसर पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे, कैश, नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे, तो ये सी आ गया, ए प्लस बी प्लस सी क्या बन गया, नेट कैश। पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलोगे, नेगेटिव आएगा तो क्या बोलोगे, एबीसी। ऐड क्या करोगे, ओपनिंग सीसी, ऐड क्या करोगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश। अब इसके बाद हाथ जोड़ लोगे, क्या कर लोगे, बोलोगे हे भगवान हमारी कैश फ्लो मैच करवा दीजिए। अब इसके बाद दाहिनी आंख धीरे धीरे खोलते हुए क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट का कैश देख लेना, आपके आंसर से मैच कर रहा होगा। अब आप अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे और वो आंसर शीट मैडम को दे के अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। आखिरी क्वेश्चन होगा बोर्ड का ये, और ये आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, पर ये बेटे इतनी जल्दी मैच इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद ही मैच करना शुरू करेगा, पहला क्वेश्चन करो और मैच कर जाएगा। ठीक है, तो नेट कैश जनरेटेड, या इसमें ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग, और किसके बराबर आएगा, क्लोजिंग सीसी के बराबर आएगा। सर सीसी किस बला का नाम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हाथ में पड़ा पैसा, बैंक में पड़ा पैसा, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश है या कैश के बराबर है। अभी रुको, इससे ध्यान से कोई बात नोट करने वाली रह गई है तो नोट कर लो। फिर एक बात बताता हूं कि 10 फॉर्मेट कैसे बना के लाने हैं कल वाली क्लास में। 10 अलग अलग फॉर्मेट बनाने हैं और फिर कल हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा, एक बार ध्यान से देख लो आपको कैसे फॉर्मेट बना के लाना है। शीट के इस वाले तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 पेज पे फॉर्मेट बनेगा, और आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि इस शीट से बनाएं कि आपको बार बार पेज टर्न करना पड़े, आमने सामने वाली शीट पे बनाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे करके। ठीक है, तो क्या करोगे, ऐसे फॉर्मेट बनाओगे, लिखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी P&L एड एप्रोप्रिएशन, कितनी लाइन छोड़ दोगे इसमें, 2 लाइन, कितनी लाइन छोड़ दोगे, फिर लिखोगे, ये लिखोगे पीबीटी आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस आ जाएगा, 3 लाइन, कितनी लाइन, फिर कितनी लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन 2 लाइन, फिर कितनी लाइन, फिर ये लिख के वो जो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट एसेट था ना, उसे आप मत लिखना, और यहां पे कितनी लाइन छोड़ देना, 4 लाइन, कितनी लाइन छोड़ देना, 4 लाइन, 4 लाइन यहां छोड़ना, 4 लाइन यहां छोड़ना, और ऐसे करके पूरा फॉर्मेट बना लाना बेटा कल। कितने फॉर्मेट बना के लाओगे, ऐसे 10। यदि आप ऐसे 10 फॉर्मेट कल बना लाए तो 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे एक। और मैं आपको साथ में P&L का पूरा कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग का फिर से एक बार कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। तो कल ये सारा काम खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में हम बेसिक कैश फ्लो खत्म कर जाएंगे। उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैश फ्लो। 6 एडजस्टमेंट्स हैं कैश फ्लो की, हर क्लास में 2-2 करेंगे तो 3 क्लास लगेंगी उसे खत्म करने में। फिर 3-3 घंटे की 2 बड़ी क्लास लेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे, कौन से वाले, कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तब जाके चैप्टर क्या होगा, ओवर हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट आज वाली क्लास में?